अजीम इत्तेहाद की मीटिंग में कांग्रेस सदर राहुल गांधी भी शिरकत कर सकते हैं। तो क्या 2019 की बुनियाद अजीम इत्तेहाद के जरिए अब रखी जा रही है? क्या अपोजिशन को इस बात का एहसास हो गया है कि सब साथ मिलकर बीजेपी को आसानी से शिकस्त दे सकते हैं? लेकिन इन सब के बीच अखिलेश और मायावती का क्या रोल होगा, यह भी देखने वाली बात होगी। यह देखना दिलचस्प भी होगा। इस मामले पर हम बात करेंगे आज अपनी इस खास बहस में। हमारे साथ मौजूद रहेंगे दो खास मेहमान, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट। 2019 की तैयारी है, इसलिए बिसात अभी बिछाई जा रही है। और इसके आगाज के लिए बिहार को मुंतखब किया गया है, क्योंकि यहां मसला जरा नाजुक हो चला है। एनडीए से आरएलएसपी के कुशवाहा अलग हो गए हैं और एलजेपी के जूनियर पासवान का भी इशारा साफ है कि सीटें अभी बढ़ जाएं तो बेहतर है, वरना देर हो जाएगी। ऐसे में अजीम इत्तेहाद को अपना कुनबा बढ़ने का इम्कान है। वहीं सीटों के बंटवारे पर खामोशी अख्तियार किए बीजेपी पर दबाव बढ़ाने में पासवान खानदान पीछे नहीं है। मैंने उनके समक्ष अपनी उन बातों को, अपनी चिंताओं को मैंने व्यक्त किया। अभी तक गठबंधन के भीतर करता था, बट क्योंकि जिस तरीके से मुझे उन कंसर्न्स को एड्रेस करने की अपेक्षा थी उनसे, उस तरीके से वो एड्रेस हुए नहीं, तो इसलिए मैंने आज पब्लिक डोमेन का भी मैंने रास्ता चुना। 3 रियासतों के इंतखाबात के नतीजों से जोश में आई कांग्रेस अब अजीम इत्तेहाद के कुनबे को बढ़ाने की खातिर उन लोगों पर डोरे डाल रही है जो बीजेपी के खिलाफ उससे हाथ मिला सकते हैं। तभी तो आरजेडी के यूथ लीडर तेजस्वी भी बिहार में सीटों के बंटवारे की गणित गिना रहे हैं, जिसमें कांग्रेस को 8 से 10, आरजेडी को 12 से 20, आरएलएसपी को 4 से 5, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा यानी जीतन राम मांझी को 1 से 2 सीट और दूसरे मुआविनीन को बची सीटें देने का दावा कर रहे हैं। अभी बीजेपी से एनडीए से वो निकले हैं, लेकिन एक बात और साबित हो गई है कि जिस प्रकार से तानाशाही पूरे देश में कायम कर रखा है बीजेपी के लोगों ने, उसी प्रकार से अपने अलायंस को, जो उनके सहयोगी हैं, उन पे भी तानाशाह तरीके से उनको दबाने के लिए, और ख़ास तौर पे जो रीजनल्स पार्टी हैं, क्योंकि राज्यों से ही आपकी देश का जो एजेंडा जो होता है वो तय होता है, तो उस प्रकार से जो रीजनल्स पार्टी हैं उसको दबाने के लिए, ख़त्म करने के लिए, जिस प्रकार से उपेंद्र कुशवाहा जी ने भी कल परसों ये बयान दिया है, और अभी जिस प्रकार से एनडीए खेमे में एलजेपी नाराज चल रही है, तो ये साबित होता है। अजीम इत्तेहाद ने इस सिलसिले में एक मीटिंग भी की है, जिसमें 2019 के इंतखाबात को ध्यान में रखकर बीजेपी के खिलाफ हिकमत अमली तैयार की गई है। हालांकि राहुल गांधी के शिमला में होने की वजह से उनकी गैर मौजूदगी का इम्कान पहले से ही लगाया जा रहा था। तेजस्वी का दावा है कि अजीम इत्तेहाद की बढ़ती ताकत बीजेपी को बेचैन करने वाली है, क्योंकि इलाकाई पार्टियों को नजरअंदाज किया जा रहा था। उन्हें यकीन है कि देर सवेर आरएलएसपी के बाद पासवान भी अजीम इत्तेहाद में मिल जाएंगे। साउथ की रियासत से स्टालिन ने पहले ही इशारा दे दिया है कि राहुल पीएम कैंडिडेट बनते हैं तो डीएमके को परेशानी नहीं, लेकिन राह उतनी भी आसान नहीं जितनी दिख रही है। 3 रियासतों में कांग्रेस की जीत इत्तेहाद की कुछ जमातों को खुश नहीं कर पाई है, जिसके इशारे माया और अखिलेश ने हलफ बर्दारी तकरीब से दूरी बनाकर दिए थे। 2 दिन पहले पार्टी के कारकुनान से मीटिंग के दौरान अखिलेश ने कांग्रेस से इत्तेहाद के सवाल पर तबसरा करने से इनकार कर दिया था। क्या यूपी में गठबंधन निश्चित कुछ असर, उस पे अभी कोई बातचीत नहीं करेंगे। वहीं मगरबी बंगाल के वजीर आला ममता बनर्जी अपने पत्ते खोलने को तैयार नहीं है और न ही वो किसी हड़बड़ी में दिख रही हैं। ममता बनर्जी ने इंतजार करने की बात कही है। हालांकि अजीम इत्तेहाद को लेकर बीजेपी के अंदर भी बेचैनी महसूस की जाने लगी है। देखिए, अलायंस तो इनका मजबूत है, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि जातिगत आधार पर अगर पोलराइजेशन हुआ तो गठबंधन मजबूत होगा और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती तो जरूर होगी। बहरहाल 2014 में बीजेपी की बिछाई बिसात पर सभी अपोजिशन पार्टियां ढेर हो गई थीं, लेकिन 5 रियासतों के नतायज ने यह बता दिया है कि कोई नाकाबिले शिकस्त नहीं है। अब 2019 में बाजी अपोजिशन मारना चाहता है, इसलिए एक एक मोहरे को सोच समझकर चला जा रहा है।
ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बहुत अहम सवाल है इस अजीम इत्तेहाद को लेकर के, इसको लेकर के लोगों की दिलचस्पी भी है किस तरह से बनेगा, और उससे भी बड़ा सवाल है कि ये पूरी तरह नेशनल लेवल पर बनेगा या फिर रियासतों में अपने तरह से समझौते होंगे, कुछ इलेक्शन के बाद भी समझौते हो सकते हैं, ये बहुत सारी बातें हैं। तो अजीम इत्तेहाद जिस तरह लगता है कि एक बार में बन जाएगा वो इतना आसान भी नहीं है। हमारे साथ खासतौर से दो मेहमान हैं, उनका तारुफ आपसे करवाऊं। मेरे साथ अमलेंदु उपाध्याय जी हैं, सीनियर सहाफी इस वक्त हमारे साथ हैं। रंजीत कुमार जी को भी हमने अपने साथ जोड़ा है जो कि सियासी तज्जियाकार हैं। तो उनसे समझने की कोशिश करेंगे किस तरह से अजीम इत्तेहाद बनता है और क्या इतना आसान हो जाएगा अजीम इत्तेहाद बनाना, ऐसे में जबकि सभी शीट शेयरिंग को लेकर खासतौर से अक्सर नाराज हो जाते हैं और सबकी दिलचस्पी इसी बात को लेकर के रहती है और मफाद भी सबका अपना अपना होता है। मैं अमलेंदु जी के तरफ सबसे पहले रुख करना चाहूंगा। अमलेंदु जी, आज फिर बैठक होने वाली है, 3 रियासतों में जबरदस्त हिंदी बेल्ट में खासतौर से कामयाबी के बाद कांग्रेस की ये अजीम इत्तेहाद एक बार फिर से, अब हालात कुछ और बदले से हुए हैं, क्या लगता है तैयार हो पाएगा? और होगा भी तो क्या पूरे नेशनल लेवल पर होगा या रियासती सतह पर ही छोटे छोटे समझौते करने पड़ेंगे? इमरान साहब, देखिए जो 5 राज्यों के अभी परिणाम आए, इससे पहले जो था वो स्थितियां थी कुछ दूसरी थी जी, और ये परिणाम आने के बाद एकदम से पूरे देश का जो माहौल है वो एकदम बदल गया है जी। और अभी तक जो कांग्रेस के ऊपर एक प्रेशर था क्षेत्रीय दलों का, छोटे छोटे जो दल थे जो वो प्रेशर देते थे, मुझे लगता है कि वो प्रेशर से कांग्रेस अब बाहर आ गई है, क्योंकि उसने ये साबित कर दिया कि जो हिंदी बेल्ट थी, जो खासतौर से जो हिंदी का मध्य दिल कहा जाता है, वो प्रदेश थे ये तीनों, और वहां कांग्रेस जो है इतने, उसके बाद जब सपा भी लड़ रही हो, बसपा भी लड़ रही हो, वहाँ राजस्थान में हनुमान बेनीवाल अलग लड़ रहे हो, अमला राम अलग लड़ रहे हो, इसके बावजूद अगर कांग्रेस जो इस तरीके से जीत करके आ रही है और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जो है वो इतना अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, तो ये एक साफ संकेत गया कि कांग्रेस जो है वो कमबैक कर रही है, बहुत तेजी के साथ कर रही है। ये एक अच्छा संकेत जो है वो कांग्रेस के लिए गया। अब सवाल ये आता है कि जो खासतौर से 2 बड़े राज्य हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार जी, इनमें जो है गठबंधन का क्या होगा? तो आज मुझे लगता है कि जो गठबंधन की जो बैठक होने जा रही है, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा भी शामिल होने के लिए जा रहे हैं, तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। और जिस तरीके से कल ट्वीट आया उनका, एलजेपी के जो जूनियर हैं मिस्टर चिराग पासवान, उनका जिस तरीके से ट्वीट आया, तो वो भी ये संकेत देते हैं कि वो शायद अभी बार्गेनिंग कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ, और बार्गेनिंग में अगर सफल नहीं होते हैं या हो सकता है वो तोल रहे हों, समीकरण देख रहे हों क्या है क्या नहीं है, तो वो भी शायद जो है इस तरफ का रुख करते हैं जी। तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन जो है बिहार में बनने जा रहा है। पहले भी ये कॉम्बिनेशन अच्छा था, नीतीश कुमार उस कॉम्बिनेशन से अलग होकर भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए, वो एक बात अलग की है, लेकिन अगर वो रहते तो भी अच्छा कॉम्बिनेशन बनता। इस समय जो स्थिति बन रही है, और खासतौर से जो मुजफ्फरपुर कांड हुआ उसके बाद जो नीतीश की जिस तरीके से छवि धूमिल हुई, उसके बाद नीतीश भी बिहार में मुझे लगता है कि थोड़ा सा बैकफुट पे हैं, और उनका जो एनडीए के साथ गठबंधन है वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा जिस तरीके से ये महागठबंधन जो है ये जो तैयार होने जा रहा है ये कर पाएगा। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की हम अगर बात करें, तो उत्तर प्रदेश में भी अभी चीजें स्पष्ट तो नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से अखिलेश यादव और मायावती दोनों जो थे, उन्होंने कांग्रेस के शपथ ग्रहण समारोह जो हुए तीनों राज्यों में, उनसे उन्होंने दूरी बना के रखी, तो ये संकेत तो हालांकि कुछ दूसरे दे रहे हैं, लेकिन ये दोनों दलों के लिए, जो दोनों ये बड़े दल उत्तर प्रदेश के हैं, ये इनके लिए अपने सर्वाइवल का प्रश्न होगा, और इनको ये सोचना पड़ेगा, इनको ये तय करना पड़ेगा कि ये आखिर में चाहते क्या हैं। ये सिर्फ अपना सर्वाइवल चाहते हैं या इस देश की जो आम जनता है, जो एक बड़ा वर्ग है, उसकी भावनाओं के तहत कुछ करना चाहते हैं, ये अब इनके ऊपर निर्भर करेगा, और इनकी इसी इच्छा के ऊपर जो है उत्तर प्रदेश के अंदर महागठबंधन की सूरत निर्भर करेगी। ठीक है, लेकिन रंजीत कुमार जी, उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो बहुत मुश्किल भी है, खासतौर से कांग्रेस के लिए। अगर हम देखें, कांग्रेस की हालत उत्तर प्रदेश में अभी भी बहुत अच्छी नहीं, लेकिन हाँ, हिंदी बेल्ट में अभी जो विधानसभा या असेंबली इंतखाबात में कामयाबी मिली है, उससे हौसले बढ़े हैं। क्या कांग्रेस अपने दम पर लड़ जाएगी उत्तर प्रदेश में, फिर बाकी बाद में देखा जाएगा? इलेक्शन के बाद किसी तरह का इत्तेहाद हो सकता है समाजवादी पार्टी या बीएसपी से, क्योंकि एक बहुत बड़ा तबका है वोटर्स का जो ये समझ रहा है उत्तर प्रदेश में कि ये समाजवादी पार्टी और बीएसपी बीजेपी के साथ भी कभी भी जा सकती है। तो बीजेपी को अगर कोई हरा सकता है तो वो है कांग्रेस। तो ये क्या बड़ा सपोर्ट कांग्रेस को मिलता हुआ दिखता है क्या, या फिर इनके साथ इत्तेहाद करके ही कूदना पड़ेगा इलेक्शन में?
हाँ बिल्कुल इमरान भाई, देखिए इत्तेहाद में जो अभी इत्तेहाद की आप बात कर रहे हैं, खास तौर पे स्पेसिफिक होके आप यूपी की जो बात कर रहे हैं, तो देखिए यूपी में जो समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, इस पे अभी कहीं ना कहीं एक खास तबका, मैं उसको संबोधित नहीं करना चाहूंगा, लेकिन एक खास तबका संशय के, और ये मैं आपको बता दूं, 1 मिनट के लिए माफी चाहूंगा सर, आपको बहुत माफी के साथ रुक रहा हूं। ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस बस होने वाली है। अहमद पटेल साहब हैं, तेजस्वी यादव नजर आ रहे हैं, और भी हमारे और भी कई इस अजीम इत्तेहाद से जो जुड़ने जा रहे हैं वो लोग नजर आ रहे हैं। क्या कुछ होगा ये अभी आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया जाएगा। जी रंजीत कुमार जी, तो मैं ये कह रहा था कि यूपी में जो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी अलायंस है, इस पे एक प्रेस वार्ता का मकसद जो है आप अच्छी तरह से जानते हैं कि पहले बिहार का गठबंधन तो था ही लाइक माइंडेड पार्टीज का, लेकिन खुशी की बात यह है कि आज कुशवाहा जी, उपेंद्र जी इस गठबंधन में शामिल हो रहे हैं, तो मैं उनका स्वागत करता हूं। बाकी हमारे जो नेतागण यहाँ पे उपस्थित है उनका भी स्वागत करता हूं। ये गठबंधन में योग क्यों शामिल हो रहे हैं उसके बारे में तो आप सब जानते ही हैं। उन्होंने जो प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है उससे आप सब अवगत है, तो मैं डिटेल में जाना नहीं चाहता, लेकिन सबसे पहले मैं इंचार्ज जो बिहार के हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आपको चंद शब्द वो कहें। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेता माननीय अहमद भाई पटेल, जिन्होंने राष्ट्र की एकता, अखंडता, हमारे संविधान की सुरक्षा और बिहार और अति पिछड़ों की चिंता करते हुए अपने रेजिग्नेशन लेटर में सारी बातें रख के मंत्री पद छोड़ के देश और बिहार की चिंता करते हुए एनडीए से नाता तोड़ा और आज यूपीए में हमारे साथ जुड़ रहे हैं ऐसे उपेंद्र कुशवाहा जी, आरजेडी के नेता, बिहार राज्य के विरोधी दल के नेता, युवा नेता तेजस्वी जी, पूर्व मुख्यमंत्री बिहार के मांझी जी, शरद यादव जी, कांग्रेस पार्टी के बिहार के अध्यक्ष, सभी और साथी पार्टी के नेतागण, मीडिया के साथियों, मैं सबसे पहले आप सबके सामने ये बताना चाहता हूं कि हमारे परिवार में उपेंद्र कुशवाहा जी और उनकी पार्टी का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। ये विचारधारा से जुड़ा हुआ गठबंधन है और इसीलिए हम पहले से आपको कहते आए थे कि यहां पे हमें कोई दिक्कत नहीं होगी सीट के बंटवारे को लेके या आगे साथ काम करने के लिए, क्योंकि ये हम जो मिले हैं वो किसी कुर्सी या खुदगर्जी के लिए नहीं, ये मेल एक विचारधारा का मेल है। हमने तो पहले से ये कहा था कि सही वक्त आएगा तो हम सीटों का बंटवारा भी बड़े ही प्यार से आपस में बैठ के हम हमारा फैसला कर लेंगे। बार बार एनडीए की ओर से ये कहा जाता था कि 20 ये लड़ेंगे, 20 ये लड़ेंगे, इसको ये काटेंगे, इसको वो देंगे, जो आज तक तय नहीं कर पाए हैं। हम सही वक्त पे हमारा सही फैसला भी कर लेंगे और विचारधारा से मिलके हमने ये जो बिहार और राष्ट्र के हित में आगे काम करना है। मैं आप सबसे भी विनती करूंगा कि पहले जो हमारे साथी नेतागण हैं वो अपनी बात रखेंगे, उसके बाद सब अपनी बात रख लें, उसके बाद आपके कोई सवाल होंगे तो उनका स्वागत रहेगा। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आज मेरा रोल बिहार के इंचार्ज के नाते है, राष्ट्रीय प्रवक्ता के नाते नहीं है, तो आपके सवाल को सीमित करना
इसी बात को लेके ये मेरी आपसे गुजारिश है। मैं आरजेडी के नेता शरद जी से शुरू करूंगा। सबसे पहले मैं हमारे सीनियर, हमारे बिहार का नाज सबको है, ऐसे हमारे नेता शरद यादव जी से विनती करूंगा कि आपसे वो बात करेंगे। ज्यादा नहीं कहना है। ये बहन जी का आज यहाँ महागठबंधन में आज शामिल होना है और बहुत दिन से आपको इंतजार था, तो आज फाइनल फैसला और आज महागठबंधन में आ रहे हैं। हमको सबको जिस दौर में देश गुजर रहा है तो पूरे देश भर में एकता का अभियान चला हुआ है और उसी क्रम में यहाँ भी ये काम हुआ है। इसके साथ ही मैं उपेंद्र कुशवाहा जी का और उनके साथ जो भी साथी यहाँ आए हैं उन सबका अभिनंदन करता हूँ, उसका स्वागत करता हूँ और इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को मैं मानता हूँ कि दूसरे लोग ज्यादा बोलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे अभिभावक और बिहार के जन नेता लालू प्रसाद जी का भी आशीर्वाद रहा है इन सब बातों में। वो लड़ाकू हैं, सिद्धांत पे लड़ते रहें। अगर मोदी जी ने जिसा दबाव लिया और हाथ मिला लिया होता तो लालू जी से ज्यादा पाक साफ इंसान कोई नहीं होता देश में, पर हाथ नहीं मिलाते, उसको परेशानी होती है। उनके भी आशीर्वाद हमारे इस काम में रहे, मैं उनका भी यहाँ जिक्र करना चाहूंगा और मेरी पार्टी की ओर से उनका धन्यवाद भी करता हूं। और मैं हमारे आरजेडी के नेता, विरोधी दल के नेता भाई तेजस्वी से गुजारिश करूंगा कि वो आपको संबोधित करें। सबसे पहले आप सब लोगों को नमस्कार। और आज महागठबंधन में उपेंद्र कुशवाहा जी ज्वाइन किए हैं, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। और पहली बात मैं ये बताना चाहूंगा कि ये दलों का गठबंधन नहीं बल्कि जनता के दिलों का गठबंधन है। ये संविधान बचाने की लड़ाई है, ये देश को बचाने की लड़ाई है। और देश में जिस प्रकार से जितने भी संवैधानिक इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे सीबीआई हो, ईडी हो या आरबीआई हो, ये उसको बचाने की लड़ाई है। ये उनके खिलाफ लड़ाई है जिन्होंने जनता को सिर्फ और सिर्फ धोखा देने का काम किया, गुमराह करने का काम किया और कुछ लोगों के लिए सिर्फ अपना किसानों का हित ना सोच करके बस कुछ लोगों का हित सोचने का काम किया गया। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से देश भर में अघोषित इमरजेंसी कायम हो चुका है, जिस प्रकार से मोदी जी ने देश में तानाशाही नहीं बल्कि अपने घटक दलों के साथ भी तानाशाही रवैया अपनाने का काम किया है, आज नतीजा आप लोगों के सामने है। आप देखिएगा, बिहार में डबल इंजन की सरकार कही जाती है। हमारे चाचा नीतीश कुमार जी ने जिस तरीके से जनादेश का अपमान करने का काम किया, मैं कहता हूं मैंडेट का रेप करने का काम किया, आज बिहार में डबल इंजन की सरकार नहीं बल्कि एक इंजन अपराध में है और दूसरा इंजन जो है भ्रष्टाचार में है। और यह कहा जाता था कि बिहार में केंद्र में और राज्य में बड़े अरसे बाद एक ही गठबंधन की सरकारें हैं, तो बिहार को बिहार का विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा। बिहार को जो मोदी जी ने, आप लोगों ने सुना होगा, चुनाव के समय आए थे तो उन्होंने बिहार की बोली लगाई थी, 70,000 करोड़ दूं कि 80,000 करोड़ दूं कि 90,000 करोड़ दूं, चलो 1.25 लाख करोड़ रुपया दिया।
आज मोदी जी से बिहार की जनता हिसाब मांग रही है कि कितना दिया, और हम तो ये भी पूछना चाहते हैं हमारे चाचा नीतीश जी से कि आप बता दीजिए आपको कितना दिया, बिहार को कितना दिया। अगर कुछ भी दिया होगा तो हम भी धन्यवाद दे देंगे मोदी जी को फोन करके, लेकिन उन्होंने सिर्फ और सिर्फ बिहार को ठगने का काम किया, ठेंगा दिखाने का काम किया, और पूरी तरीके से यह कहती है मोदी सरकार कि हम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे सकते। लेकिन लड़ाई जो है आप देखिएगा, जिस हिसाब से बिहार जो बैकवर्ड स्टेट है, हम सब लोग यहां जो बैठे हैं सब लोगों का एक ही मकसद है कि बिहार जैसे पिछड़े राज्य को आगे बढ़ाना, और जब तक बिहार जैसे राज्य आगे नहीं बढ़ेंगे, तरक्की नहीं करेंगे, हमारा देश तरक्की नहीं कर सकता। इसलिए हम लोग ऐसा विकल्प बिहार की जनता को दें जो सच में कम ही वादे करे लेकिन उसको पूरा करने का काम है। उपेंद्र कुशवाहा की अजीम इत्तेहाद में ज्वाइनिंग, और उपेंद्र कुशवाहा जो कि खास तौर से कुशवाहा जो वोट बैंक है बिहार का, उसमें बड़ा दबदबा रखते हैं, और यही कुशवाहा वोट बैंक कुर्मी वोट बैंक के साथ जब मिल जाता था तो बड़ा फायदा होता था नीतीश कुमार को या बीजेपी को। लेकिन अगर ये अजीम इत्तेहाद में आते हैं तो किस तरह से वोट अब बटेगा, और जो बाकी के तबके हैं बाकी, क्योंकि कहीं ना कहीं जाति की सियासत होती है और जो पैटर्न होता है वोटिंग का उसको देखते हुए ही सियासी जमातें फैसले लेती हैं। उपेंद्र कुशवाहा का महा इत्तेहाद में, अजीम इत्तेहाद में शामिल होना, और ये कहा है शक्ति सिंह गोयल ने कि खुदगर्जी के लिए नहीं बल्कि विचारधारा से जुड़ा हुआ ये गठबंधन है। अमलिंदु उपाध्याय जी, क्या वाकई ये खुदगर्जी के लिए नहीं बल्कि सिद्धांतों से, विचारधारा से, ख्यालात से जुड़ा हुआ आपको लगता है इत्तेहाद है? मुझे लगता है कि ये शायद कुछ ज्यादा शक्ति सिंह जी ने कहा, लेकिन एक चीज तय है कि उपेंद्र कुशवाहा जी जब एनडीए के साथ थे तो उनका स्वाभाविक गठबंधन नहीं था, और ये बात वो लगातार जो है वो पिछले 4 सालों से कह भी रहे थे। और समय आते आते उनको जो है वो ये फैसला लेने में सहूलियत होगी, क्योंकि वो इस चीज को समझ चुके थे। अब यहाँ वो आए हैं, चूंकि वो जिस विचारधारा और जो से आते हैं वो, और जिस विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो ये उनका सही स्थान था। मुझे लगता है कि वो सही स्थान पे आ गए हैं। तो इसलिए शक्ति सिंह भले ही ज्यादा आगे बढ़ के कह गए हों, लेकिन कहीं ना कहीं सत्यता के वो थोड़ा सा नजदीक हैं। और अब जैसे कि सुबह भी तेजस्वी कह रहे थे मीडिया से बातचीत करते हुए कि हमारे लिए जो है वो सीट जो है वो महत्वपूर्ण नहीं है, विचारधारा महत्वपूर्ण है। तो ये तो चीज है, मतलब वहां तेजस्वी ने और आरजेडी ने ये साबित किया, बार बार साबित किया, मतलब सिर्फ इस चुनाव में नहीं, पिछले चुनाव में भी जो कई चुनाव गुजरे हैं उसमें बार बार ये साबित किया है। और लालू प्रसाद यादव जिस तरीके से मजबूती के साथ खड़े रहे हैं फिरका परस्त ताकतों के खिलाफ, वो निश्चित तौर पे पूरे देश भर में एक मिसाल है। तो ये शक्ति सिंह का जो है मतलब अतिशयोक्ति नहीं था कहना किसी भी तरीके से लालू जी के बारे में। मुझे लगता है ये अच्छा एक हो जाएगा समीकरण। और कुशवाहा जिस तरीके से पहले भी कुशवाहा ने कहा था एनडीए से लगने से पहले कि यादव का दूध और कुशवाहा का चावल मिलके खीर बनेगी, तो मुझे लगता है ये खीर जो है वो अच्छी खीर बनने जा रही है, और निश्चित तौर पे मोदी जी के लिए और नीतीश जी के लिए परेशानी का सबब ये बन सकता है। तो बिहार में और उत्तर प्रदेश में अगर ये अजीम इत्तेहाद कुछ बड़ा कर जाता है और ये साध लेता है सबको, रंजीत जी, तो एक बड़ी कामयाबी मिलती हुई नजर आ रही है। और जिस तरह से लोग आ रहे हैं, अब नीतीश कुमार साहब का भी कोई भरोसा नहीं है, हालांकि अभी वो भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए का हिस्सा है, लेकिन कोई भरोसा नहीं। आखिर में वो भी कहते हैं कि हम अकेले लड़ेंगे जी लोकसभा का इंतखाब, कुछ भी हो सकता है, सब अपना अपना मफाद देखेंगे। नहीं, बिल्कुल, ये तो लड़ाई जो राजनीतिक दलों की है वो तो अपने छोटी पार्टियों को बड़ा अपना करना कद, और बड़ी पार्टियों को अपना वर्चस्व फिर से स्थापित करना है। ये दो बड़ी चीजें हैं जो राजनीति में 2019 में आपको देखने को मिलेगी। इसमें ये होगा कि इसी लालच में और इसी क्रम में लोग इत्तेहाद कुछ पहले करेंगे, अजीम इत्तेहाद, और कुछ पार्टियां बाद में करेंगी आफ्टर द इलेक्शन। तो अब ये देखना होगा कि कौन सी पहले पार्टियां कर रही हैं। अभी आप जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस देख ही रहते हो, उपेंद्र कुशवाहा जी आए, इन्होंने इनकी सियासी जो पारी थी, जो शुरुआत की थी नीतीश कुमार जी के सहारे से हुई थी। नीतीश कुमार जी ने विपक्ष का नेता बनाया, एमएलसी बनाया, बाद में राज्यसभा भेजा कम 2 या 3 बार। तो ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार और इनकी बड़ी तिकड़ी, मतलब दोनों की बड़ी अच्छी दोस्ती थी और बड़ी अंडरस्टैंडिंग थी बिहार की राजनीति में, और अच्छा खासा असर डालते थे। लेकिन चूंकि अब हट
गए तो अब इसका भी असर उल्टा होगा क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा जी का जो वोट बैंक है वो 4 से 6% तक आता है। तो मुझे लगता है कि बिहार में तो बड़ा ट्विस्ट होगा और जब मिलेंगे आरजेडी और जब मिलेगी कांग्रेस तो बहुत ज्यादा 1% निकल के आएगा जो बिहार साथ में जीतन राम मांझी भी आ जाएंगे। बिल्कुल, जीतन राम मांझी भी आएंगे। और अभी जिस हिसाब से चिराग पासवान जी का ट्वीट आया तो आपको तो पता ही है, रामविलास पासवान साहब तो मौसम वैज्ञानिक हैं कहा जाते हैं लोग, कहते हैं लोग। तो मुझे ऐसा लगता है लास्ट मोमेंट्री ऐसा ना हो कि पासवान जी भी आए। तो अगर ऐसा होता है तो आप समझिए कि एनडीए के लिए बड़ा मुश्किल खड़ी हो जाएगी। ये तो एक तरह से आप बात कर लेंगे। ठीक है, जीतन राम मांझी भी अपनी बात रख रहे हैं, आइए उनको भी सुन लेते हैं। और जिनके लिए यहाँ पर हम लोग जुटे हैं वे भाई माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी और सभी साथी लोग और सभी मीडिया के साथियों। सबसे पहले हम माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी को हार्दिक बधाई देते हैं और धन्यवाद भी देते हैं कि वैसे समय में महागठबंधन में आने का काम किया है जब महागठबंधन में ऐसे जन नेताओं की आवश्यकता थी। और हम राहुल जी को जो कांग्रेस के अखिल भारतीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको भी हम धन्यवाद देते हैं कि 1000 प्रकार की बातों को झेलते हुए जिस दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ने का काम किया। और आज जनता की मांग है कि कांग्रेस और महागठबंधन के लोग आगे बढ़ें ताकि ये जो 4.5 साल पौने 5 साल से जो सरकार चलाई जा रही है। जीतन राम मांझी अपनी बात रख रहे हैं और सीधे तौर पर उपेंद्र कुशवाहा का आना बड़ी ताकत देता है इस अजीम इत्तेहाद को। मेरा एक और सवाल आपसे तामलेंदु जी कि ये जो अजीम इत्तेहाद है, महागठबंधन है, ये अब क्या वाकई आपको तैयार होता दिख रहा है? क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले तक तो ये था कि ये कुछ है ही नहीं, अभी तो इसको करना है, लेकिन अब ये है कि ये है और इसमें अब धीरे धीरे लोग जुड़ते जा रहे हैं। ये जो इलेक्शन के रिजल्ट आए उसके बाद से इसमें और तेजी आ रही है, एक बात। और दूसरी बात, रामविलास पासवान का जो रवैया है, उनकी पार्टी का जो रवैया है, उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, असल में रामविलास पासवान जी के भी साथ भी यही बात है कि वो जिस विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो अब तक की उनकी लड़ाई रही है जिस कॉज के लिए, तो वो बिल्कुल एकदम गलत जगह है। मतलब उनको वो सूट नहीं करता। अब वो चूंकि मौसम वैज्ञानिक बाबा उनके लिए कहा जाता है, वो स्वयं जो थे वो आपके ही एक जो कॉन्क्लेव हुआ था उसमें कह रहे थे इस बात को कि लोग हमको मौसम वैज्ञानिक कहते हैं, लेकिन हमारी मजबूरी ये है कि अगर हम मंत्री नहीं होते, हमारी सीट नहीं होती, आप हमको नहीं पूछते। तो ये उनकी एक मजबूरी हो सकती है। मतलब वो ये साफ संकेत दे रहे थे उस समय भी कि हम मजबूरी में उधर हैं। और कहा उन्होंने कि हम तो सोनिया जी से कई बार मिले थे, उनका राहुल जी से बात कर ली। मतलब वो अपना एक तरीके से ये दर्द जो थे वो बता रहे थे कि हम जो है वो वहां मजबूरी में है। तो वो मजबूरी जो है चिराग पासवान के साथ नहीं है मुझे लगता है। और चिराग जो है चूंकि ज्यादा खुले दिमाग के हैं तो ये हो सकता है कि वहां भी अब ये चीजें तय हो जाएं। और निश्चित तौर पर ये जो परिणाम आए हैं इन 5 राज्यों के, जिसमें भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हारी है, तो उसमें एक बात तो तय हुई कि भाई जो भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त के खिलाफ जो गठबंधन तैयार हो रहा है या जो भी उसको लीड कर रहा है उसके साथ खड़ा होना है। तो इसलिए ये जो अभी तक संशय की बीजेपी ही कहती है कि ये महागठबंधन जैसी कोई चीज ही नहीं है, ये लोग सब अपने मफाद के लिए इकट्ठा हो जाएंगे और ये नहीं हरा सकते बीजेपी को। जिस तरह मोदी लहर से अभी भी ये लोग मुकाबला नहीं कर सकते, इस तरह का बीजेपी का साफ तौर पर कहना होता है। और महागठबंधन जैसी कोई चीज अभी भी वो नहीं मानते। नहीं, अच्छी बात है भारतीय जनता पार्टी नहीं माने। हम कब कहते हैं भारतीय जनता पार्टी माने? ये उनका निर्णय है अपना कि वो मानते हैं कि नहीं मानते हैं। बिल बहुत अच्छी बात है नहीं माने, लेकिन अगर गठबंधन तैयार हो रहा है और उससे अगर शिकस्त मिलती है भारतीय जनता पार्टी को, तो ये चिंता करने का तो सवाल है ही ना भारतीय जनता पार्टी के लिए। आप मत मानिए गठबंधन बन रहा है, लेकिन अगर बनता है या कुछ दल इकट्ठा हो रहे हैं। 3 राज्यों में कांग्रेस लड़ी थी बीजेपी से, महागठबंधन नहीं लड़ा था, इसलिए अभी भी इसको लेकर के शुबा है। क्योंकि इतने सारे लोग कैसे अपने मफाद को छोड़ देंगे, बहुत सारे कैसे सीटों को लेकर के बात कर पाएंगे, कैसे एक हो पाएंगे, ये अभी भी बहुत मुश्किल बात है। देखिए इमरान साहब, एक बड़ी स्पष्ट चीज है, जिसके अपने व्यक्तिगत मफाद जो हैं वो जनहित के मफाद से ऊपर होंगे, उसको ये जनता अच्छे तरीके से सबक सिखाना जानती है। आपको अपने मफाद ठीक है भैया, हम राजनीति कर रहे हैं तो साधु संत बनने के लिए नहीं कर रहे हैं, जाहिर सी बात है। तो जैसे उपेंद्र कुशवाहा है, तो इनकी तो बीजेपी के साथ भी बात हुई होगी, या रामविलास पासवान अपने तरीके से बीजेपी को अभी इस वक्त बात करने की कोशिश कर रहे होंगे, तोड़ने की कोशिश कर रहे होंगे, कुछ लेने की कोशिश, नहीं बनेगा तो आएंगे। तो देखिए ना, ऐसा होगा। बिल्कुल आपकी बात सही है कि सर उपेंद्र कुशवाहा कुछ कह रहे हैं, मैं एक बार उनकी तरफ चलता हूं, फिर मैं आपसे इस सवाल का जवाब लूंगा। जी, आज
जिस प्रश्न को आप महीनों से बार बार जानने की कोशिश कर रहे थे, उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैं आपके बीच उपस्थित हुआ हूं और उत्तर पहले ही आपको दिया जा चुका है। विधिवत आज से यूपीए का हिस्सा हमारी पार्टी हो रही है, इस बात की घोषणा करनी थी, इसलिए आप सब लोगों को कष्ट दिया गया। हम यहाँ जो मेरी पार्टी की उपस्थिति हुई, इसके लिए आभार प्रकट करते हैं दिल से कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी के प्रति, श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी के प्रति, अहमद भाई पटेल साहब के प्रति, शक्ति सिंह गोहिल साहब हैं वहाँ के इंचार्ज, शरद यादव जी हैं, और फिर अखिलेश सिंह जी जो बिहार से राज्यसभा के सदस्य हैं और कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। तो इन सभी लोगों का मैं बहुत दिल से आभार प्रकट करता हूं इन सभी लोगों के प्रति कि एक तरफ है जहां मेरा अपमान हो रहा था, वहां ऐसा लगा मुझको जैसे पहले से भुजा फैलाकर मेरे सम्मान को रखने की चिंता करते हुए लोग खड़े थे। तो मैं बहुत ही इनका धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। एनडीए से हम अलग क्यों हुए, इसकी तो विधिवत जानकारी आपको हमने भी दी है और आप पहले से भी वाकिफ हैं। हमने एनडीए से बाहर होते हुए उस समय कहा था कि हमारे सामने कई ऑप्शंस हैं, उन ऑप्शंस में से महागठबंधन यूपीए भी एक ऑप्शन है। उस ऑप्शन, इन सभी ऑप्शंस पर विचार करके हम किसी एक ऑप्शन को अडॉप्ट करेंगे। एक तरफ जो उदारता दिखाई गई राहुल गांधी जी की ओर से, श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी की ओर से, तो यह एक कारण है। लेकिन सबसे बड़ा कारण है कि मैं यहां उपस्थित हूं बिहार की जनता के आदेश पर। देश भर में सोशल जस्टिस की जो चिंता रखने वाले लोग हैं, उनके हुक्म पर मैं यहां उपस्थित हुआ हूं। उनकी भावना का कद्र करते हुए मेरी उपस्थिति यहां हुई है। हम एनडीए में 2014 में गए थे, लोकसभा का चुनाव शुरू हुआ था। आप लोगों को भी याद होगा कि शायद ही कोई सभा बिहार में हुई हो जिसमें उस समय के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार श्री नरेंद्र मोदी जी ने यह नहीं कहा हो कि बिहार के लोगों को पढ़ाई के लिए, दवाई के लिए, कमाई के लिए अब बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। यह सच है। बिहार के लोगों को पढ़ाई लिखाई की जरूरत हो तो भी बिहार से बाहर उस वक्त भी जाना पड़ता था। दवाई की जरूरत हो, एम्स और दिल्ली गरीब लोग आते हैं, किस तरह से इलाज में परेशान होते हैं आप सब लोगों को मालूम है। तो न तो वहां दवाई है और कमाई तो बिल्कुल नहीं है। बड़ी संख्या में नौजवानों का पलायन, मजदूरों का पलायन दूसरे प्रदेशों में आज भी होता है और अपमानित होने के लिए भी बिहार के लोग मजबूर होते हैं, दूसरे राज्यों में जाते हैं। कोई बड़ा काम करने के लिए आप सब लोग यहाँ आए हैं, बहुत लोग बिहार के हैं, बड़ा काम आप कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अपना पेट पालने के लिए कोई बिहार का आदमी या किसी प्रदेश का आदमी दूसरे प्रदेश में जाए तो यह बहुत दुखद स्थिति होती है। और लोगों की जो भावना थी, उस भावना के आधार पे तो उपेंद्र कुशवाहा अपनी बात रखते हुए आज अजीम इत्तेहाद को लेकर के एक मीटिंग हुई और इसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। मेरे साथ रंजीत कुमार साहब हैं, सियासी तज्जियाकार हैं। बिहार को जो मिलना चाहिए था नहीं मिला, वजीर आजम को सीधे तौर पर तनकीद का निशाना बना रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, और इनकी खासतौर से अजीम इत्तेहाद में आने को लेकर के काफी जोश है अजीम इत्तेहाद में, और इसे एक बड़ी कामयाबी मानकर चल रहा है यूपीए भी, अजीम इत्तेहाद भी। नहीं, बिल्कुल इमरान भाई, देखिए ये अभी आज तो ऑफिशियली ज्वाइन हो गए, लेकिन ये पिछले कयास जो लगाए जा रहे थे 15 से 20 दिन में पहले कि उपेंद्र साहब आएंगे, और ये भी था कि मंत्रालय से जैसे ही रिजाइन करेंगे यूपीए या महागठबंधन में ज्वाइन करेंगे, तो ये कयास लग रहे थे। आज उसको एक विराम मिल गया और ज्वाइन कर गए महागठबंधन के लिए। महागठबंधन को बिहार में इससे मजबूती मिलेगी, ये बात तय है। उपेंद्र कुशवाहा के साथ लेकिन राजनीतिक दल हैं,
तो उनको कितनी सीट शेयरिंग मिली है, क्या उनका एक बातचीत रही अहमद पटेल साहब से पहले भी, जो 2 दिन पहले या 3 दिन पहले हुई थी मुलाकात, वो हुई होगी, और तमाम चीज़ों पे आज वही बात वो गिना रहे हैं कि भाजपा जब पिछले दिनों, जब पिछले लास्ट टाइम जब चुनाव थे 2014 में, तो प्रधानमंत्री जी के उम्मीदवार मोदी जी ने क्या क्या वादे किए थे, वो वादे नहीं पूरे हुए। तो ये जाहिर बात है, आदमी कुछ समय बाद अपनी चीजों को रिकलेक्ट करता है, सोचता है, समझता है क्या पाया और क्या खोया। तो जाहिर बात है, जब 5 साल का गवर्नमेंट कोई होती है तो उसको आखिरी वक्त में तो ध्यान देना चाहिए कि हमने क्या किया क्या नहीं किया। भाई इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने 5 साल का समय रखा है, 20 साल का नहीं रखा है। 5 साल इसीलिए दिया गया है कि 5 साल में कोई भी सरकार काम जो वो वादा करेगी वो 5 साल में पूरा करेगी, ठीक है, नहीं करेगी तो जो भी होगा नेक्स्ट। तो ये है जी। लेकिन अमरेंद्र जी, अवाम आप कहते हैं बहुत समझदार है और सब जानती है, समझती है, और जो मुल्क के मफाद में नहीं सोचते हैं उनको नुकसान भी करती है, उनको उनका सबक भी सिखाती है। ऐसे में अगर उपेंद्र कुशवाहा की हम बात करें तो 4.5 साल तक उन्हें ये तमाम बातें, ये वादे, ये काम करने का तरीका सब पसंद आता रहा, और आज अजीम इत्तेहाद में आकर इस तरह की बात, ठीक है ये सियासत है, सबको अपनी अपनी बात कहने का हक है और अवाम इसका फैसला करती है, लेकिन अवाम ये भी तो देखती है कि कौन किस तरफ जा रहा है, किसके क्या मफाद हैं, और फिर यहाँ पर अवाम का मफाद क्या रहा, इसमें तो सबके अपने अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं। जी इमरान भाई, मैं फिर वही बात, पहले वाली बात दोहरा दूं कि राजनीतिक दल राजनीति जमीन तैयार करती है। छोटी पार्टियां नेशनल पार्टी बनना चाहती है, नेशनल पार्टी अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहती है। अब ये दो के बीच में टसल है। अब इसमें जो जिसको जहां मौका मिलता है वो उसके साथ होता है और वो वहां से अपनी रूपरेखा तैयार करता है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई, ये एक राजनीतिक दलों की बात है, लेकिन इसमें आम जनता बहुत आज के जमाने में या पहले भी बड़ी होशियार थी या समझदार है। वो जैसे जैसे वक्त आता है वो चीजें समझती है, कैसे कौन क्या वादे कर रहा है, कौन क्यों किस लिए गया, क्या है, ये सारी चीजें इमरान भाई जनता बहुत तरीके से समझती है। जाहिर सी बात है। अभी आप देखिए बीजेपी में ही आज जो ऑर्डिनेंस का शिवसेना ने कहा, संजय राउत जी ने, कि आप ऑर्डिनेंस लाइए। भाई बीजेपी जब चुनाव 2014 से पहले तक ये बात करती थी काशी, बात करती थी मथुरा, बात करती थी अयोध्या जी। अब जब 2014 में सरकार बन गई उसके बाद वो बात खत्म हो गई। तो जब तीनों बात खत्म हो गई तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आज वो बात करती है हमने 15 राज्य जीत लिए, आज हमने 17 राज्य जीत लिए, आज हमने 22 राज्य जीत लिए। आज बीजेपी ये बात करती है, तो कहीं पे निशाना, कहीं पे निगाहें का जो ये बीजेपी का ट्रेंड है, तो ये इन्होंने देख लिया 3 राज्यों के चुनाव में जो हिंदी बेल्ट में हुआ। ठीक है जी। अमरेंद्र जी, मेरा सवाल अभी भी आपसे भी वही है कि जनता भी तो इसको देख रही होगी कि कौन किस वक्त आ रहा है और किसके क्या सियासी मफाद हैं। तो यहाँ पर आवाम की भलाई नहीं हुई, आवाम से किए गए वादे पूरे नहीं हुए, ये तर्क देना या दलील देना कितना सही है? देखिए इमरान साहब, अगर उपेंद्र कुशवाहा जो बात आज कह रहे हैं, अगर ये बात 2014 में कह रहे होते तो आवाम उनका बिल्कुल भरोसा नहीं करती। क्योंकि 2014 में मोदी जी जिस तरीके से भाषण दे रहे थे और जिस तरीके से वादे कर रहे थे, आवाम ने उन्हीं बातों पे ही तो भरोसा किया था और उन बातों पे खड़े नहीं उतरे मोदी जी, तभी आवाम की नाराजगी मोदी जी से हुई है। इसीलिए जहां 3 राज्य भारतीय जनता पार्टी के, जहां 15-15 साल से आप थे, वहां सरकार की रुखसती हुई, इसी वजह से हुई ना। क्योंकि आप जो जनता से जो आपने वायदे किए कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, आपने सबको कह दिया, सब जुमले थे। तो जब आपने सबको जुमला करार दे दिया तो इसीलिए जनता की आपसे नाराजगी हो रही है। इसीलिए जो समझदार लोग जो हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ अभी भी हैं, अभी सिर्फ ये उपेंद्र कुशवाहा या सिर्फ ये केवल चिराग पासवान का ही मसला नहीं है। अभी तो और थोड़ा सा रुक जाइए, 1 महीने भर, अभी एनडीए के अंदर और बड़ी टूटन हो सकती है जी। मतलब किस तरह की टूट देखते हैं आप? शिवसेना नहीं, शिवसेना भी हो सकती है, अकाली दल भी हो सकता है, नीतीश जी भी हो सकते हैं, जैसे कि आप अभी कह रहे थे थोड़ी देर पहले, नीतीश जी भी हो सकते हैं, वो भी अलग हो सकते हैं। क्योंकि एक चीज तो साफ हो रही है, खुद भारतीय जनता पार्टी के अंदर आवाज उठने लगी। अगर आरएसएस से जुड़े हुए लोग जो हैं वो आरएसएस प्रमुख को पत्र लिख रहे हैं कि भाई मोदी जी को हटा के गडकरी जी को नेतृत्व सौंपिए 2019 के लिए, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अंदर चीजें जो है वो कुछ खराब हो रही है सरकार के अंदर। लेकिन ये भी एक बड़ा सवाल है, मोदी हराओ अभियान के तहत ही तो ये तमाम महाइत्तेहाद या अजीम इत्तेहाद बन रहा है। अजीम इत्तेहाद वर्सेस मोदी है आमतौर पर, अगर हम देखें तो इसको ऐसे ही अजीम इत्तेहाद की तरफ से भी कहा जाता है। देखिए इमरान साहब, आंध्र प्रदेश जहां कांग्रेस नीलवटे सन्नाटा थी इस समय, और चंद्रबाबू नायडू वहां बीजेपी के साथ थे, वो आगे बढ़कर के आए। उन्होंने कहा कि नेशन फर्स्ट, देश को बचाना है, इसलिए हम कांग्रेस को
नेतृत्व हम स्वीकार कर रहे हैं, जबकि चंद्रबाबू नायडू की पूरी जिंदगी जो है वो कांग्रेस विरोध में ही निकली है। लेकिन आंध्रा में स्पेशल स्टेटस बीजेपी ने नहीं दिया, इसलिए उनको आना पड़ा, लगातार विरोध करते रहे। अब उनको कांग्रेस का साथ समझ में आ रहा है। नहीं तो अभी तो कांग्रेस भी स्पेशल स्टेटस देने की स्थिति में नहीं है। अगर यही तर्क मान लिया जाए तो कांग्रेस अभी तो कुछ देने की स्थिति में नहीं है। तो जो चंद्रबाबू नायडू ने कहा, और सिर्फ कहा ही नहीं, चंद्रबाबू नायडू बाकायदा सब लोगों से मिले, देश भर में जाकर के विपक्ष के तमाम बड़े नेताओं से, अखिलेश यादव से भी मिले कि भाई इस समय जो है जो जरूरत वो देश को बचाने की है, जो संवैधानिक संस्थाएं नष्ट की जा रही हैं, जिस तरह की संवैधानिक संस्थाओं पर हमले हो रहे हैं, तो इसको देखते हुए इस समय लोकतंत्र को बचाए रखना बड़ी जिम्मेदारी है। तो जो समझदारी की बात चंद्रबाबू नायडू कर रहे हैं, या आप देखिए M.K. स्टालिन, आपको याद होगा कि संयुक्त मोर्चा सरकार जो थी वो सिर्फ डीएमके की वजह से गिरी थी। सीताराम केसरी उस समय अध्यक्ष थे और सिर्फ उनकी जिद थी कि हटा दो, और संयुक्त मोर्चा ने साफ कह दिया कि हम डीएमके को नहीं छोड़ेंगे। इसी पे संयुक्त मोर्चा की सरकार गिर रही थी। वही डीएमके अगर आज कह रहा है कि हम राहुल गांधी के नेतृत्व में फासिस्ट ताकतों से लड़ने के लिए तैयार हैं, तो इसका मतलब कि देश का मूड जो है वो बन रहा है। इसको समझने की जरूरत है। अखिलेश यादव और मायावती अगर अपने निजी स्वार्थों में इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं, तो ये वो किसी के लिए और के लिए नुकसान नहीं कर रहे हैं, वो स्वयं अपने लिए नुकसान कर रहे हैं। नहीं, लेकिन बीजेपी में अगर नहीं इनके साथ होता है कोई बातचीत, या अजीम इत्तेहाद में ये लोग नहीं आ पाते हैं, अपने अपने ढंग से भी लड़े, तो बाद में भी कहीं ना कहीं अजीम इत्तेहाद कोई फायदा करेंगे क्या? नहीं, अब वो फायदा करेंगे नुकसान करेंगे वो तो अलग की चीज है। अभी तो उन्होंने मध्य प्रदेश और राजस्थान में नुकसान पहुंचाया कांग्रेस को जी। मतलब जो मार्जिन पे आके छूटा है ये मामला, कांग्रेस बहुत आगे आती। जो नुकसान कांग्रेस को हुआ वो नहीं होता जी। और ये चीजें इन लोगों को समझ में भी आ गई कि इन्होंने तुरंत नुकसान किया, इसलिए बिना समर्थन मांगे ही दोनों राज्यों में समर्थन भी दिया, बीएसपी ने भी और समाजवादी पार्टी ने भी। इसीलिए दिया ना कि चूंकि ये संदेश अगर मध्य प्रदेश और राजस्थान से निकल के उत्तर प्रदेश में आ गया कि आपकी वजह से कांग्रेस को नुकसान हुआ, भाजपा को फायदा हुआ, तो आप जो अभी यहाँ अपना सर्वाइवल की जो लड़ाई आप दिखाना चाह रहे हैं कि हम बड़े भाई हैं और हमारा यहाँ अस्तित्व है, कांग्रेस का नहीं है, तो ये नुकसान आपको बहुत जबरदस्त होगा। तो इसीलिए मजबूरी में उन्होंने समर्थन दिया, कोई बहुत भलमन साहब ने नहीं दे दिया है। क्योंकि ये संदेश जो है वो मध्य प्रदेश और राजस्थान से उत्तर प्रदेश नहीं आने पाए, ये था। तो इसलिए दोनों को समझना होगा अच्छे तरीके से कि इस समय भाई ठीक है, आप दोनों मिलकर के आप हो सकता है ज्यादा सीटें ले आए कांग्रेस के साथ में, अगर आप तो आपका कोटा घट जाए, लेकिन सवाल इसमें 2 या 4 सीट का नहीं है। 2 या 4 सीटें बाद में भी हो सकती हैं। अच्छा, मैं दूसरी बात करना चाहता हूं, मान लीजिए कि कांग्रेस से गठबंधन नहीं करते हैं सपा बसपा दोनों, तो क्या सपा बसपा मिलकर के सरकार बनाने की स्थिति में होंगे केंद्र में? और अगर आप दोनों इतने ही अच्छे हैं, आप यहां मिलकर के आपका गठबंधन मजबूत है, तो आपने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में मिलकर क्यों नहीं चुनाव लड़ा? आप क्यों अलग चुनाव लड़े वहां, है ना? तो ये सारी चीजें मतलब जनता सब समझती है भाई, टीवी सब देखते हैं, अखबार सब पढ़ते हैं, सारी चीजें छन छन के आती हैं। आप मध्य प्रदेश में क्या कर रहे थे और राजस्थान में क्या कर रहे थे और छत्तीसगढ़ में क्या कर रहे थे, सारी दुनिया के सामने है। तो ये चीजें अगर ये संदेश जाने लगेगा, अभी जो संदेश अभी जो मतलब केवल चर्चाएं हो रही हैं, अभी तो लोगों को लगता है कि नहीं ये कांग्रेस पे प्रेशर बनाने की पॉलिटिक्स है कि हम सीटें ज्यादा ले लें। ये भी हो सकता है कि ये सिर्फ एक पॉलिटिक्स हो कि किसी तरीके से प्रेशर बना के कांग्रेस से हम ज्यादा सीटें हथियार लें। अगर ऐसा है तो इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। ठीक है, जिसका जहां मौजूद आधार हो वहां लड़े, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन अगर ये इस दिशा में नहीं जाकर के सिर्फ इस दिशा में जा रहा है कि नहीं हम तो अलग ही लड़ेंगे और कांग्रेस को हम साथ नहीं लेंगे, अगर ये इस दिशा में बात जा रही है, तो निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी दोनों के लिए भविष्य में चलकर नुकसानदेह साबित होने वाली है। ठीक है, तो रंजीत कुमार जी, सीधे तौर पर अब जो बात निकल कर आ रही हुई है कि अजीम इत्तेहाद कांग्रेस की क़यादत में ही होगा और वही एक वाहिद तरीका है मोदी से मुकाबले का, क्योंकि ये महाइत्तेहाद वर्सेस मोदी ही होगा 2019। जी बिल्कुल। देखिए, मैं इसको सीधे एक सरल शब्दों में बोलूं तो बड़े भाई की पोजीशन में कांग्रेस होगी और ये बाकी छत्र पार्टियां या अदर और पार्टियां जो उनके साथ अलायंस करेंगे, छोटे भाई बनना पड़ेगा। ये तो यहाँ पर कांग्रेस को भी कहीं, ये मैं एक चीज और जोड़ देता हूँ, क्या कांग्रेस को कहीं पर सैक्रिफाइस भी फिर करना पड़ेगा, पैर कहीं पीछे हटाने पड़ेंगे, खासतौर से वजीर आजम के नाम पर भी? हाँ, देखिए, मैं आपको पहले ही बोला कि वजीर आजम पे तो खुद राहुल जी ने अपनी, मुझे याद है दैनिक भास्कर का एक इंटरव्यू लेख था नवंबर में, उन्होंने दिया था। उन्होंने कहा था कि मेरे लिए सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए पोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि उनकी मंशा क्या है। उन्होंने पहले ही कहा था ये बात, मैं सब्जेक्ट्स पे बात कर रहा हूँ, मैं स्वास्थ्य की बात कर रहा हूँ, मैं किसान की बात कर रहा हूँ, मैं एजुकेशन की बात कर रहा हूँ, ये बेसिक मुद्दों की बात कर रहा हूँ, मेरे लिए मुद्दे पहले हैं।
मेरे लिए पोजीशन पहले नहीं। एक बात ये होगी इमरान भाई, फिर जो आप कह रहे हैं कि पोजीशन के बाद, इसमें जाहिर बात है जब आफ्टर द इलेक्शन, ये तो क्लियर है, एनसीपी ने भी कहा, अदर पार्टीज ने भी कहा, इत्तेहाद की सारी पार्टियों ने, कि जो सीटें ज्यादा लाएगा वो उसके यहाँ से जो नाम आएगा हम उसको आगे करेंगे। ये तो एक स्वाभाविक सी बात है। कोई पार्टी ज्यादा सीटें लाएगी, स्वाभाविक है उसके लोगों को आगे बढ़ाया जाएगा, या आगे उनके यहाँ मंत्रालय दिया जाएगा, ज्यादा मंत्रालय दिया जाएगा, या कुछ है, ऐसा तो होगा ही होगा। इसमें तो कोई दो राय नहीं। ऐसा नहीं हो सकता कोई आदमी, कोई पार्टी जीते नहीं सीटें और उसको बना दिया जाए, ऐसा नहीं होगा। ऐसा तो बड़ा मुश्किल है। ठीक है, मैं अमरिंदर जी से भी सवाल करूंगा कि जब मोदी वर्सेस ये जो महागठबंधन या अजीम इत्तेहाद है, तो बीजेपी भी ये बार बार कहती है, खासतौर से कई बार अपनी सभाओं में भी कई लीडरान कहते रहते हैं कि ये जो हमारे यहाँ भी आते हैं जब डिबेट्स में, तो ये कहते हैं कि इसमें तो सबसे बड़ा झगड़ा ही यही होगा कि किसका चेहरा आगे किया जाए, किसको, क्योंकि उसमें भी एक बड़ी, अगर कहीं ना कहीं कामयाबी मिल भी जाती है तो वो कैसे उसको जो है पचा पाएंगे दूसरे की इनका नाम आगे हो गया वजीर आजम के लिए। देखिए, असल में लोग इतिहास बड़ी जल्दी भूल जाते हैं। रामो वामो की सरकार बनी, उसके बाद जब संयुक्त मोर्चा सरकार बनी, कांग्रेस ने बाहर से समर्थन दिया, सरकार बनी, कांग्रेस ने खुद सरकार नहीं बनाई। ये क्षमता कांग्रेस के अंदर ही है कि वो देवेगौड़ा को आगे बढ़कर के बिना समर्थन दिए कुमार स्वामी को मुख्यमंत्री बनवा दे। क्या भारतीय जनता पार्टी ऐसा कर सकती है? क्या भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के अलावा किसी और को आगे कर सकती है? अपने किसी दूसरे घटक दल को सौंप सकती है? नहीं। इसलिए ये जो सहयोगी दल हैं, जो आज जो प्रेशर बनाने की कर रहे हैं, एक तो बात ये कि कांग्रेस ने ये कभी नहीं कहा कि साहब राहुल गांधी के नेतृत्व में ही होगा। जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी चूंकि मुखर हैं, सबसे बड़ी पार्टी विपक्ष की वही है, और अभी इधर 3 राज्यों में बड़ी कामयाबी के बाद ताकत भी आई है, और उसके चूंकि अध्यक्ष ने और मुखर होकर वो उस समय बोल रहे हैं। हम तो दूसरा सवाल पूछना चाहते हैं, राफेल के मसले पे अखिलेश यादव या मायावती क्यों नहीं बोलते? अकेले राहुल गांधी ही क्यों बोले? भाई मसला तो ये पूरे देश का है ना, राहुल गांधी का तो मसला नहीं है। अगर राहुल गांधी बोल रहे हैं तो आपको भी बोलना चाहिए था। तो क्या मजबूरियां हैं? तो ये चीजें हो सकती हैं, मतलब कुछ भी हो सकता है, राजनीति है। तो इसलिए कांग्रेस जो है वो ये ठीक है कि कांग्रेस की अगर ज्यादा सीटें भी आती हैं और लगता है ये मान लीजिए 100 सीटें कांग्रेस की आ गई और 272 का कोरम पूरा हो रहा है, 272 में 100 कांग्रेस की जो है वो लोग स्वीकार नहीं कर रहे। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस का अब तक का जो इस तरीके का इतिहास रहा है, तो कांग्रेस जो है किसी दूसरे को इस तरह का इतिहास तो रहा है, लेकिन बहुत अच्छा भी नहीं रहा है, बहुत खराब भी नहीं रहा है। बीजेपी की तरह बीजेपी की तरह इतना खराब भी नहीं रहा है कि जिसके साथ समझौता किया उसको ही फिर जो है वो, अब देखिए शिवसेना के साथ क्या रिश्ते हैं भारतीय जनता पार्टी के। मतलब शिवसेना आगे बढ़कर के अगर औरंगजेब तक कह दे तो आप समझ लीजिए क्या रिश्ते। फिर भी अमित शाह जो है मनाने के लिए बार बार कहते हैं कि नहीं, शिवसेना हमारे साथ रहे तो ज्यादा अच्छा है। क्यों? अगर आज कह रहे हैं तो जब मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव हो रहा था उस समय क्यों नहीं रहे साथ में? साथ मिलकर लड़ना चाहिए था। अकाली दल के साथ भी आखिरी समय पे जो है वो समझौता हुआ, वरना परिस्थितियां वहां भी यही बन रही थी। भारतीय जनता पार्टी अलग लड़ जाएगी वहां, पंजाब में भी कुशवाहा जी अलग हुए हैं, क्यों अलग हुए हैं? तो ये सारी चीजें जो भारतीय जनता पार्टी, दूसरी बात ये है कि जो क्षेत्रीय शत्रप हैं वो ये अच्छे तरीके से समझ रहे हैं, जो समझदार हैं वो सब समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर जाते हैं तो उनको निश्चित तौर पे नुकसान और नुकसान ही होगा। कैसे? आगे आने वाले दिनों और चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी जो अपना एजेंडा है, देखिए महबूबा मुफ्ती के साथ क्या हुआ, नुकसान हुआ ना। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? उस तरह से भी तो सोच रहे होंगे कि मोदी भी तो इख्तिदार की गारंटी है, मोदी भी तो कहीं ना कहीं कामयाबी की गारंटी है। क्या गारंटी है कामयाबी की, आप बताइए। अब अभी मैं कल रिपोर्ट पढ़ रहा था एक कि 70% सीटें वो हार गई जहां मोदी जी अभी भाषण करने गए। अखबार में ही किसी में खबर थी, कल ही मैंने पढ़ी है। नहीं, लोग कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव को एक नजर से नहीं तोलिए। नहीं, अगर नहीं तोलिए बहुत अच्छी बात है। तो आप बताइए कि शिवराज सिंह इतनी कड़ी टक्कर क्यों दे रहे थे? निश्चित तौर पे ये गुस्सा जो था वो स्थानीय सरकारों के प्रति ही नहीं था जी।
कहीं ना कहीं मरकज की तरफ, निश्चित तौर पर मरकज पे। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, आप दोनों का वक्त पूरा हुआ था, बड़ी अच्छी चर्चा हुई, इत्मीनान के साथ हुई, बहुत सारी बातें खुलकर निकल कर के सामने आई, और ये जो सियासत है इस अजीम इत्तेहाद के पीछे, और क्या कुछ और इसमें हो सकता है, क्या कुछ नहीं हो सकता, उसको भी हम समझाने की कोशिश कर रहे थे। आगे आगे देखते हैं होता है क्या, और बीजेपी का इसके बाद क्या एक्शन होता है, इसके बाद फिर क्या रिएक्शन होता है, ये बड़ा दिलचस्प होगा देखना। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस अहम चर्चा में जुड़ने के लिए। आप रहिए जी सलाम के साथ। जी सलाम, हिंदुस्तान की उम्मीद।